हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइंस के एक और नए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट पे। तो जैसा कि पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सभी ने कहा था कि सर प्लीज़ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाइए, तो लीजिए कुछ और भी नए कत्तई जहर साइंस के क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर दिए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपसे 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से यदि आपने 15 क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही दे दिए तो मैं मान जाऊँगा कि आप साइंस की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट किए हैं, या फिर आपकी साइंस की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार साइंस प्रैक्टिस सेट को। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 मार्च से अनअकैडमी पे मंजिल इंडियन नेवी के नाम से क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए, वो अभी तक आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? यदि अभी तक आपने नहीं किया है मतलब क्या कर रहे हो, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप फटाफट अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो और जाकर के प्लस कोर्सेज बाई करके ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो इसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपके 2021 बैच की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें प्रियांक प्रभास सर आपको जीएस और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अनिश पाठक सर आपको इंग्लिश, और मयंक चतुर्वेदी सर को आप जानते ही हैं, वो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस जो ये क्रैश कोर्स है कि इस क्रैश कोर्स से आपके जो है इंडियन नेवी की तैयारी, आप चाहे एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, एमआर की या फिर डबल ए की, डेफिनेटली बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है और आप पहली बार में ही एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। सो प्लीज़ जाइए अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करिए और ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी भाई, ध्यान दीजिएगा, अब अगला नोटिस है हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए। तो 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 35 दिन का। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो यदि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम की कम से कम समय में, तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के फटाफट ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। जो 35 दिन का ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है, टॉप एजुकेटर इसमें आप देख सकते हैं, रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मयंक चतुर्वेदी सर हैं, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और सुनील कुमार गुप्ता सर हैं। ठीक है, तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट जाइए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज बाय करके ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है। ठीक है, और अगला है एनडीए के कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको एनडीए के जितने भी कैंडिडेट है, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 1 मार्च से। ठीक है, तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट इस क्रैश कोर्स से मिलने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेज यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेज भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेज यूज करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फ्री देख पाएंगे, और उसके बाद जो है जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अभी साइंस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने से पहले हर बार की तरह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और साथ में चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बाई टाइम मिल जाएगा। फटाफट लाइक्स और सब्सक्राइब करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपको भी पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है व्हाट इज इस करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन केल्विन स्केल। फिर कह रहा है कि यदि यही जो रीडिंग है 100 डिग्री सेल्सियस, यदि इसे केल्विन स्केल में देखें, ठीक है, तो कितना होगा। तो एक चीज़ मैं आपको फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करिए। आपको पता होगा कि पानी का भाप में परिवर्तन का ताप यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल पे इसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का, तो इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, 274.15। ठीक है, याद कर लीजिएगा। लेकिन इसका फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं तो 274.15 से नहीं निकालते हैं, कितना से निकालते हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा। यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपका जितना डिग्री सेल्सियस है उसको पहले लिखिए, प्लस ऐड कर दीजिए कितना, हर बार 273.15 हर बार ऐड कर दीजिए, आपका डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमको 100 चेंज करना है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो आप लिखिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस कितना लिखना है, 273.15। तो आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये आ जाएगा 373। कितना हो जाएगा, 373.15 समथिंग आएगा। तो सही क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस की यदि रीडिंग हम लोग केल्विन स्केल पे देखें तो 373 केल्विन होगा, डिग्री नहीं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, इन चारों में से ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट कमेंट करिए, बेहद आसान है, एग्जाम में काफ़ी और काफ़ी बार आ चुका है।
तो ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम और ऑप्शन नंबर डी है पानी यानी वाटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको आप किनारे छांट दीजिए, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो वैक्यूम में जो साउंड का स्पीड होता है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। ध्वनि यदि सबसे फास्टेस्ट कहीं ट्रेवल कर सकती है तो वो कर सकती है स्टील में। कहाँ पे? स्टील में। अब सबका मैं बता रहा हूं, देखिएगा, यदि कोई स्टील 1% जो है कार्बन हार्डनेस के साथ में, 1% मैं बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें सिर्फ 1% कार्बन हार्डनेस हो, तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसमें साउंड की 3150 मीटर प्रति सेकेंड होगी। सब नोट करते हुए चलिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। और यदि बात कर लेते हैं, यदि वो टोटल कार्बन हार्डनेस है, ठीक है, यानी जो है कार्बन स्टील है, यदि, ठीक है, वो पूरी तरह से कार्बन स्टील है, तो उसका जो स्पीड होगा साउंड का उसमें वो होगा 3230 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और यदि सॉफ्ट बात कर लें, यदि कोमल, ठीक है, यदि सॉफ्ट स्टील है तो उसमें साउंड का स्पीड कितना होगा ये भी नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक होगा। सॉफ्ट स्टील में सबसे अधिक होता है 3250, सॉरी 50 नहीं है, 3235 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 3235 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एयर में कितना होता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो एयर में मैं आपको बता दूं, एयर में जो साउंड का स्पीड होता है वो होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। और बात कर लें वाटर में, पानी में जो है साउंड किस स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये भी नोट कर लीजिए, 1480 मीटर प्रति सेकेंड। किस स्पीड से? 1480 मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा। तो सबसे फास्टेस्ट जो है साउंड किस में ट्रेवल कर सकता है? स्टील में, इस्पात में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। विद्युत प्रतिरोध आप तो पढ़ी होंगे भाई, के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले तो फटाफट कमेंट करिए, मुझे पता है कि लगभग सबको पता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। तो विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो है एसआई यूनिट क्या होता है। जब ये पता चल जाएगा तो आपको उनके जो है नियम के प्रतिपादन करने वाले का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने ये प्रतिपादन किया था इस नियम का, यानी विद्युत प्रतिरोध नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज, नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज ओम ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ओम ने किया था, ना कि चार्ल्स डार्विन, ना कि न्यूटन, ना कि आपका जो है जेम्स पैस्कॉट जूल। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएगा। किसने किया था? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ओम ने। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल आर इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। कौन से ताप पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल का मान्य बराबर होता है? देखिए, पता तो सबको होगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला भी आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता करना है। ठीक है, कैसे पता करना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट कमेंट करिएगा कि किस ताप पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल का मान्य बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी +40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी +20 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी है -20 डिग्री सेल्सियस। फटाफट कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। -40 डिग्री सेल्सियस पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल का मान्य बराबर होता है। तो इसका फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि निकालना है, यदि किसी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो डिग्री सेल्सियस इनटू आप क्या करेंगे? 9/5 करेंगे। क्या करेंगे? 9/5 ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस इसमें हर बार 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जितना भी आप अगर 1 डिग्री सेल्सियस का यदि वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितना फारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना फारेनहाइट होता है। आपको इसी जो है फार्मूले पे सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या है? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, 9/5 + 32 है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा एवं विद्युत दोनों की बढ़िया सुचालक है? ठीक है, तो इसमें फटाफट कमेंट करिएगा।
देखिए इसमें से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो चांदी है ना, ये सबसे परफेक्ट जो है कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे बेहतरीन जो है कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें और विद्युत्व का सिल्वर, याद कर लीजिएगा चांदी। इसमें मतलब आप ये समझ लीजिए मतलब एक पॉइंट भर का भी जो है उसमें या फिर विद्युत्व जो है क्या वो नहीं होता है, ठीक है, बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 Na कॉन्टेन्स हाउ मेनी न्यूट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 22 Na मतलब क्या है ये देख लीजिएगा। यहाँ पे Na मतलब सोडियम है ये, ठीक है। तो ये सोडियम का आइसोटोप्स की बात कर रहा है। आइसोटोप्स सबसे पहले जान लीजिए कि आइसोटोप्स होते क्या है भाई साहब। आइसोटोप्स किसी एक एलिमेंट के कई सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक या उससे अधिक रूप होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सोडियम के टोटल 21 आइसोटोप्स हैं। कितने हैं? 21 आइसोटोप्स पाए जाते हैं सोडियम के, ठीक है। जिसमें से जो आपका ये आइसोटोप है Na-22, ठीक है, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये ह्यूमन मेड है और इसकी जो लाइफ होती है वो हाफ होती है, आधा होती है। कितनी होती है? 2.6 ईयर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आइसोटोप्स होते क्या भाई, ये एलिमेंट के ही एक या उससे अधिक फॉर्म होते हैं जिनका जो फिजिकल कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो अलग होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाता है, परंतु केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वही रहता है। रासायनिक जो उनका होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स वो वही रहता है, लेकिन भौतिक जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम के टोटल कितने आइसोटोप्स पाए गए हैं? टोटल 21 आइसोटोप्स, ठीक है। और ये जो आपका 22 वाला है Na-22, ठीक है, सोडियम 22, ये ह्यूमन मेड है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें पूछ रहा है कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट कुछ लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किए हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल गलत कमेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तीनों जो है 11-11 होते हैं, ठीक है। 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीनों 11-11 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो Na-23 होता है, इसका जो आइसोटोप्स Na-23 होता है, सिर्फ इसका जो न्यूट्रॉन होता है ना वो 11 के जगह जो है क्या होता है, 12 होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं Na-23 में, क्योंकि ये सबसे स्टेबल आइसोटोप्स है, ठीक है। जितने भी इसके आइसोटोप्स हैं सोडियम के, उसमें सबसे स्टेबल आइसोटोप है आपका ये Na-23, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन ए वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज इज। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा एरर हो गया, तो निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं बदलता है, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, जब कोई एक तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे एयर से वाटर या फिर वैक्यूम से एयर ऐसे चेंज होती है, ठीक है, प्रवेश करती है, तो इसमें क्या नहीं बदलेगा? एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी उसकी, कि स्पीड नहीं बदलेगा, या फिर वेवलेंथ नहीं बदलेगा? फटाफट कमेंट करेगा क्या नहीं बदलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ठीक है। क्या नहीं बदलेगा? एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। नोट कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ठीक है, उस तरंग का। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी निकाला है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? ये मैं आपको बहुत पहले ही करा दिया था, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पानी है ना, ये सिर्फ यही एक ऐसा नॉन मेटालिक सब्सटेंस है जो यदि जमता है, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब जब पानी जैसे जमता है ना वो क्या मतलब फ्रीज होता है, मतलब यही एक ऐसा नॉन मेटालिक सब्सटेंस है जब फ्रीज होता है तो इसका डेंसिटी घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है? डेंसिटी हमेशा घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है। कभी भी आप देख लीजिएगा एक गिलास पानी को जो है आप जमा के देख लीजिएगा, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, ठीक है। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसका डेंसिटी क्या होता है? हमेशा घटता है, घनत्व घटता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी कन्वेक्स लेंसेज आर इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, पूछ रहा है उसमें कितने उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफी लोग को पता होगा, काफी लोग को नहीं पता होगा, काफी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। फटाफट कमेंट करेगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कितना? टोटल 2। ठीक है, याद कर लीजिएगा 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच डिवाइस यूज्ड टू फॉर मेजरिंग करंट। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं पता होगा। तो विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एमीटर का। यही नहीं पता रहेगा तो क्या पता रहेगा, या 8, 9, 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ विच गैस बाई वॉल्यूम इज हाईएस्ट इन एयर। कह रहा है आयतन के हिसाब से वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत दर सबसे अधिक होती है। फटाफट कमेंट करेगा आयतन के हिसाब से वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत दर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। फटाफट कमेंट करिएगा। तो आयतन के हिसाब से भाई आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का जो प्रतिशत होता है वो होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है भाई? नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है भाई फ्री स्टेट में। ठीक है, याद कर लीजिएगा किसका होता है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीजों से आपका क्वेश्चन उठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर कंप्लीटली मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर विल। कह रहा है कि एक गिलास पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा ये आपका एक गिलास पानी है। ठीक है, इसमें पानी भर लीजिए और ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा इस पर तैर रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके पिघलता है और पूरा पिघल जाता है। तो पानी के स्तर में क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ इंक्रीज। फटाफट कमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर बी रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज होगा या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जब ये आपका पानी का ग्लास है, ठीक है, या फिर बीकर आप कह लीजिए। ठीक है, और ये हो गया, इसमें ये बर्फ का टुकड़ा जो पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बर्फ के टुकड़े का ऊपर मैंने आपको बताया जो बर्फ होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, और पानी का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। तो जब धीरे धीरे क्या होगा, ये जब बर्फ पिघलेगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वॉल्यूम कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर भी क्या होगा, पानी का जो स्तर है ना वो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। क्या होगा? एक सामान्य स्तर पे होगा। ठीक है, क्या होगा? एक सामान्य स्तर पे होगा। याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिमेन सेम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, निम्न में से किससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से किससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। फटाफट कमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए डायोड होगा नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी डायनमो और ऑप्शन नंबर डी मोटर। तो मैं आपको बता देता हूँ डायनमो से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना, डायनमो। ठीक है, क्या होता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है और उसी डायनमो का हम लोग इस्तेमाल एज ए मोटर भी कर सकते हैं। ठीक है, डायनमो को ही मोटर बना सकते हैं, मोटर को डायनमो एज ए डायनमो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनमो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला बताना है। फटाफट कमेंट करेगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र सबको पता है, फटाफट कमेंट करिए। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ CHCl3, ऑप्शन नंबर बी C2H2OH, ऑप्शन नंबर सी CH3OH और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। फटाफट कमेंट करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2OH। क्या होता है? C2H2OH। ठीक है, नोट कर लीजिएगा C2H2OH। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड। पौधों में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट जो खाद्य बनाने के काम आता है क्या कहलाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेगा। फटाफट कमेंट करेगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौधों में पाया जाने वाला जो हरा पिगमेंट जो खाद्य बनाने के काम आता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीमर, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। फटाफट कमेंट करेगा। तो वो होता है, देखिए ये पौधों में जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो खाना बनाने के काम आता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है फूड को, वो होता है आपका पॉलीमर। क्या होता है? पॉलीमर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। रूल तो आपको पता है, प्रैक्टिस सेट हो या फिर क्लास हो, अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके इस एक क्वेश्चन से आपसे पूरे क्लास का परफॉर्मेंस मैं जान लेता हूँ। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। कह रहा है विच ऑफ दीज ट्रेवल इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। इनमें से कौन सा जो है ग्लास में न्यूनतम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है। इनमें से कौन सा। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ वायलेट लाइट, बैगनी प्रकाश, या फिर हरित प्रकाश, या फिर पीला प्रकाश, या फिर लाल प्रकाश। इसमें से कौन सा प्रकाश जो है ग्लास में सबसे कम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है। फटाफट कमेंट करेगा। इसमें से कौन सा प्रकाश जो है सबसे कम वेलोसिटी के साथ में ग्लास में क्या करता है, वो करता है, क्या करता है भाई, विचलन करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए संचलन करता है। तो जो सही होगा आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी कैसा लगा आज के क्वेश्चन ये भी कमेंट करेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।